అస్సలాము అలైకుం. ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు మనతో పాటు ఒక ప్రముఖ అతిథి ఉన్నారు. జనాబ్ ఉస్మాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ గారు. ఉస్మాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ గారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు, అంతేకాదు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీలో సభ్యులుగా కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం ఉస్మాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ గారితో మాట్లాడి ముఖ్యంగా వక్ఫ్ ఆస్తులు, వక్ఫ్ అంటే ఏంటి, వక్ఫ్ బోర్డు అంటే ఏంటి, వక్ఫ్ ఆస్తుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ప్రభుత్వం మైనారిటీలకు ఇచ్చిన హామీలు ఎంతవరకు నిలబెట్టుకుంటుంది అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. अस्सलाम वालेकुम उस्मान गारू. वालेकुम अस्सलाम. जनाब, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि कई लोगों को उसके पूरा जो है इल्म नहीं है, तो वक्फ क्या चीज़ है, आखिर वक्फ क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है? सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि मैं कोई वक्फ का ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन वक्फ की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ, वक्फ में दिलचस्पी रखता हूँ और उस पर वर्क करता हूँ. तो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ ये है कि कोई ज़मीन आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई मंशे के लिए वक्फ कर देते हैं तो उसको वक्फ बोर्ड में वक्फ करना पड़ता है और उसी मंशे पे वक्फ बोर्ड को काम करना पड़ता है. वक्फ बोर्ड ये होता है कि कस्टोडियन होता है. आप जो भी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं उसके ऊपर उसको मैनेज करता है, उसके ऑब्जेक्ट पे काम करता है. जैसा कि आप कोई भी अगर काम करेंगे, अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में देंगे तो वो वक्फ बोर्ड में जाएंगी और वक्फ बोर्ड उसके अफेयर्स देखेगा. अच्छा, तो वक्फ कोई भी कर सकता है? वक्फ कोई भी कर सकता है. तो मंशाए वक्फ क्या चीज़ है? मंशाए वक्फ ये होता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है जो मंशाए वक्फ कहलाता है. मंशाए वक्फ जैसा कि आप मंशाए वक्फ ये है कि ये मेरी प्रॉपर्टी का जो भी रेंट आएगा, ये रेंट से आप एजुकेशन के लिए बच्चों को पैसे दीजिए. अगर सिर्फ उस पर एजुकेशन के लिए देना है तो एजुकेशन के लिए देना पड़ेगा आपको. और मज़ीद अगर आपका कोई मंशा है कि इससे जो भी है कि मुस्लिम डेड बॉडीज़ को बरी कराइए तो मुस्लिम डेड बॉडीज़ को बरी कराएंगे, या इस पे मंशा है कि इसमें आप गरीब लोगों को कारोबार के लिए दीजिए तो वो उस पे होगा. या नहीं, आप इससे किसी को सवाब जारियात मज़ारात पे फूल चढ़ाने के लिए मंशा अगर रहेगा तो वो देगा. कोई दुरूद सलाम के लिए मंशा वक्फ है प्रॉपर्टीज़, कोई एजुकेशन के लिए, कोई खतना के लिए, ऐसे काफ़ी मंशा वक्फ है. वक्फ बोर्ड सिर्फ कस्टोडियन होता है ये प्रॉपर्टी का, और इनका काम होता है जो भी प्रॉपर्टी है उसके मंशा वक्फ के हिसाब से ही उसके पैसों को यूटिलाइज करे. तो इसमें अब मुसलमानों को क्या फ़ायदा है वक्फ के जो जायदादें हैं, और इससे क्या गरीबों को कोई फ़ायदा है क्या पर्टिकुलर? देखिए, वक्फ में कोई जो चीज़ें हैं वो आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं. मंशा वक्फ के हिसाब से ही काम होना चाहिए. वक्फ बोर्ड से कोई गरीबों को फ़ायदा नहीं है, कोई अमीरों को फ़ायदा नहीं है. जो भी मंशा वक्फ होता है सबके लिए फ़ायदा है. अगर किसी का मंशा वक्फ है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है इससे मस्जिद के मैनेजमेंट्स चले तो वो मस्जिद के मैनेजमेंट से चलना है. अगर मेरी ये ज़मीन है, इससे जो भी पैसे आ रहे हैं, इससे जो भी किराया वसूल हो रहा, इससे एजुकेशन को जाना है तो एजुकेशन के लिए जाना है. अगर इससे हॉस्पिटल्स के बिल्स पे करना है तो बिल पे करना है. जो भी मंशा वक्फ है उससे हर किसी को फ़ायदा हो सकता अगर मंशा वक्फ सही हिसाब में चले. और रह गई बात दूसरी, लोगों का गुमान ये है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ गरीबों का है, वक्फ बोर्ड से गरीबों का फ़ायदा होता, फलानी ज़मीन इतने करोड़ की, फलानी ज़मीन नहीं. वक्फ बोर्ड सिर्फ मंशा वक्फ पे चल सकता है. इसके मंशा वक्फ की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उसमें एक मंशा वक्फ होता है. उसी मंशा वक्फ के तहत वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है. उससे हटके कुछ भी, उससे हटके बिल्कुल नहीं हो सकता है. अगर मुसलमानों को फ़ायदा उठाना है तो माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो भी फंड आता है 2000 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़, वो यूटिलाइज होना चाहिए, जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है. अच्छा, तो ये वक्फ का पैसा, वक्फ बोर्ड का जो मामला बिल्कुल अलग है. गुमराह कर रहे हैं ये. माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन से जी मुसलमानों को फ़ायदा उठाना चाहिए. वक्फ बोर्ड का जो मंशा वक्फ होता है, किसी का मंशा वक्फ होता है कि फ्लड्स, मेरे पैसे जो भी आए, कहीं कहीं फ्लड हुआ तो उसके लिए रिलीफ भेजो. तो ऐसे कई है. कोई खबरस्तान वक्फ करे हुए है. आज मैं समझता हूँ, मैं 10-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी तक नहीं देखा कोई प्रेजेंटली वक्फ करे प्रॉपर्टीज. जो पास्ट में था वही लोग वक्फ करें, बस वही चल रहा है, वही प्रॉपर्टीज चलते आ रहे हैं. जी, वही चलता है. कई प्रॉपर्टीज मसाजिद के लिए भी वक्फ हो गए जी. तो अब वो जो प्रॉपर्टी मसाजिद के लिए वक्फ हो गई है, एक ज़माने में वहाँ आबादी होंगी मगर अब गैर आबादी हो गए हैं, तो ऐसे मसाजिद कितने होंगे? तेलंगाना स्टेट में 125 से 150 मसाजिद गैर आबाद है जी. कई उसमें मसाजिद हैदराबाद में है,
जो चार मीनार हलके में एक 5-6 मसाजिद निकल जाएंगे आपको। लाल दरवाज़ा है, छतरी नाका है, इसके आसपास के इलाक़ों में कई मसाजिद है, खूबसूरत मसाजिद गैराबाद है। बहादुरपुरे में आ जाइए आप, ज़ूलॉजिकल पार्क में, नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मस्जिद गैराबाद है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी है उसमें मसाजिदें गैराबाद है। आप याकुतपुरे में आ जाइए, वहाँ पे थोड़े मसाजिदाँ हैं, गैराबाद है। आप शेखपेट आ जाइए, शेखपेट में इंटरनेशनल स्कूल में एक मस्जिद है जो गैराबाद है, वक्फ की है। ऐसे कारवान तो मसाजिदों से भरा हुआ है। कुमारवाड़ी में एक मस्जिद है जिसमें पूरा सिर्फ मिट्टी का मलबा है और एक खाने की मस्जिद है। कारवान में से कई मसाजिदाँ हैं, शेखपेट में है, 7 गुम्बद के अतराफ में कई मसाजिद है। 7 गुम्बद के पीछे के हिस्से में एक मसाजिद है जिसको घर की शक्ल दे दी गई, आज भी वो मसाजिद वैसे ही है। तो गच्चीबोली में ऐसी मसाजिदें हैं, कई मसाजिदें हैं। हैदराबाद के दरमियान में जो गैराबाद है, शेखपेट की मस्जिद जिसके नाम से शेखपेट है, जिसकी वक्फ ज़मीन पूरी शेखपेट की है, उस मस्जिद भी आज गैराबाद है। वो बोलते हैं कि आर्कोलॉजी में है। अगर आर्कोलॉजी में है तो आर्कोलॉजी का काम होता कि उसको मेंटेन करे। कभी आर्कोलॉजी जाके उसमें झाड़ू तक नहीं मारी, और उस मस्जिद की वक्फ कमेटी भी थी, तो ये मस्जिद गैराबाद कैसा है? ऐसे कई सवाल है जो हमको बेचैन करते हैं। तो ये गैराबाद मसाजिद जितने भी है, अब जैसा कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी कुछ मस्जिदें हैं और कई जगह ऐसे मसाजिद है, क्या ये भी वक्फ के तहत ही आ रहे हैं? ये वक्फ मसाजिदें हैं, वक्फ के तहत ही आते हैं। इसकी वक्फ अराजी भी है। और एक बात मैं आपके चैनल से वाजे कर दूं, मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। लोग उसको आबाद कराने के लिए सोचते हैं। जब नमाज कंटिन्यूसली चलते रहती तो मस्जिद खुद आबाद हो जाती। ये मसाजिदें गैराबाद इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ पे मुसल्लियों की तादाद कम हो गई, वहाँ पे मिनॉरिटी मुसलमान लोगों की रिहाइशें कम हो गई, रहने के घर कम हो गए, वहाँ पे वीरान होते होते वीरान हुई। तो आज वीरान हो गई, इसको आबाद करना हमारा काम है। वक्फ बोर्ड को भी चाहिए ऐसे जो भी मसाजिद होते हैं इसके पास एक मौलवी का, एक इमाम का घर बनाए, उनको वहाँ पे मुकर्रर कर दे ताकि उनकी रोजी रोटी भी चले, मस्जिद भी आबाद रहे। जो भी मुसाफिर या जो भी दोस्त अहबाब गुजरते रहते हैं वो लोग नमाज पढ़ ले, वहाँ पे एक वज़ू खाना बनाए, ये मसाजिदें आबाद हो जाएंगी। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हुकूमत सीरियस इसको ली, अगर हुकूमत, हमारे उलमाए दीन, हमारे मुस्लिम क़यादतें अगर इसको सीरियस लिए, तो मैं समझता हूँ 1 महीने में शहर के पूरे मसाजिदें जितने भी है आबाद हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड को यहाँ तक के पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, साहिब खैर है, बिल्कुल चालू करेंगे। अल्लाह के फजल करम से कई मसाजिदों को मैं खुद गया, वहाँ के मोहल्ले के नौजवानों की, बुजुर्गों की मदद लेके कई मसाजिदें चालू कराया। बहुत बढ़िया काम है। मगर एक चीज़ क्या है, जो गैराबाद मसाजिद अब है तो वहाँ पे जब मस्जिद में लोग जा नहीं आते हैं, कोई नमाज ही नहीं होती है, तो क्या उसको कब्जे का खतरा नहीं है? अब तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, पहली चीज़, जितने भी गैराबाद मसाजिद है बहुत खस्ता हालत में है, कहीं गिरने की कागार पे है, कोई गिरा रहे हैं उसको। रिसेंटली आज से 2 दिन कबल हमारे जिल्ललगुड़े में एक मसाजिद का मैं दौरा करा, वो मसाजिद को शहीद करके ज़मीन दोस्त कर दिया गया। वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, वहाँ के लोग उसका पूरा हर चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट केसेस भी वो लोग ही डाले। वहाँ पे पूरा कब्रिस्तान को जेसीबी से लेवल करके, आखिरी में टाइम नहीं रहा तो मट्टी, जो खबर है उस पर मट्टी डाल दिए। हम जाके साफ़ करें तो वहाँ पे मट्टी भी खबर मौजूद निकले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर खबर मौजूद नहीं निकलती थी, वो मस्जिद का मलबा उड़ जाता था, तो फिर बोलते थे यहाँ पे थी नहीं। तो वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि वक्फ बोर्ड में स्टाफ बहुत कम है। हम ब्लेम करते हैं वक्फ बोर्ड के जो भी आला ऑफिसर रहते हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं, जो भी नॉमिनेटेड पोस्ट पे वक्फ बोर्ड पे आते हैं हम उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो बेस स्टार्ट होता है, वो जो लोकल ऑफिसर रहता है, जो इंचार्ज रहता है, उसका काम है कि वक्फ बोर्ड में जाके रिपोर्ट दे, साहब यहाँ पे ये कंडीशन चल रहा है, यहाँ पे जायदाद लुट रही है। आज तक आपके चैनल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए कौन सा वक्फ का इंस्पेक्टर, कौन सा ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करते हुए वक्फ बोर्ड में दिया, साहब यहाँ पे जगह लुट रही है, ये खामोश बैठ जाते हैं जी। और फिर ये एनक्रोचमेंट्स के जो, इसीलिए खामोश बैठ जाते हैं। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं है। अच्छा जी, नहीं, जुडिशियल पावर ने, ये बात तो समझ में आने वाली है। मगर ये जितने अपने सामने वाक़यात आते हैं कि वक्फ की आराजी कब्जे में चली गई, ये कैसा बाहर आई ये चीज़ें,
क्या लोकल पॉपुलेशन ने खुद उस आवाज उठाई? ये देखिए, जिसको दर्द होता है, जी कोई लोग हमको मैसेज करते हैं, कोई लोग कॉल करते हैं, कोई लोग डायरेक्ट वक्फ बोर्ड आते हैं। वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन देना मेरे हिसाब से समंदर में एक कंकर डालने के बराबर है। अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल्कुल आपाज है, जी वक्फ बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है, जी वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जब तक जुडिशियल पावर नहीं आएगा, जब तक कोई जायदाद नहीं बच सकेंगी। जी वक्फ बोर्ड में यहाँ तक के परमानेंट वकील नहीं है। जी वक्फ बोर्ड को वकीलों को भी हायर करना पड़ता है, जी चाहे कोई भी केस में हो। जी उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी टीम नहीं है जी। जो ये वक्फ के ज़मीनों को प्रोटेक्शन कर सके। खैर, वक्फ पे अब इस तरीके से जो कब्जे में चले जाते हैं एक अलग चीज़ है, और खुद हुकूमत जैसा कि सेक्रेटरीट की नई सेक्रेटरीट के तामीर का जो मामला सामने आया, तो हुकूमत खुद जो है 2 मसाजिद को शहीद कर दी। जी, अब उसको फिर बनाने की बात हो रही है, मगर उसके नमूने में, डिजाइन में उसको निशानदेही नहीं कहीं दूसरे जगह की गई है। जी। इस पे जो है लोग इतराज भी कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी चलाते जा रहे हैं। तो इस पे क्या है सर, इस पे वक्फ बोर्ड को क्या करना चाहिए? पहली चीज मैं आपको बोल देता हूँ, एतराज बिल्कुल करना चाहिए, और वक्फ बोर्ड को इल्म में नहीं रखते हुए ये काम किया गया। पहली हुकूमत की ये प्री प्लान था। जब आप एक सेक्रेटरीट बना रहे हैं, जब आपके पास पूरा प्लान आ गया, जब एक चंद्रायन गुट्टे के हमारे एमएलए उन्होंने खुद अपने असेंबली में बोले कि वो उस मसाजिदों को देख के आप वो करिए, बहादुरपुरे के एमएलए वो खुद बोले कि आप उस मसाजिदों को देख के वो करिए। जब एक प्लान बनता है तो असेंबली में पूरों को बता के पास होता है। ये सेक्रेटरीट बन रहा था, तो उनके भी इल्म में था ये कुछ होगा, लेकिन उसको कोई सीरियस नहीं लिए। दूसरी चीज, साक्षी पेपर में क्लियरली डाला कि जो नल्ला पोचम्मा मंदिर थी वहाँ पे, उसको बाअदब पूजा के साथ हमारे वहाँ से मूर्ति को शिफ्ट किया गया, पूरे जितने रसूमात होते हैं उसके साथ शिफ्ट किया गया, और हिंदू धर्म के हिसाब से शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब हम शरीयत की बात करेंगे तो शरीयत में मसाजिद एक बार जहाँ पे क़ायम हो जाती है, जायज़ ज़मीन पर एक बार मसाजिद जहाँ क़ायम हो जाती है, ता क़यामत वो मस्जिद वहीं पे रहती है, और जब क़यामत आती है तो वो टुकड़ा आसमान में जाता है और अल्लाह सुब्हाना ताला को गवाही देता है कि यहाँ पे कौन कौन नमाज पढ़े। तो ये शरीयत की खिलाफ वर्जी हुई है। और जो मसाजिदें सेक्रेटरीट में तोड़े गए, मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरीट में पहले सिर्फ एक मस्जिद थी, मस्जिद सेक्रेटरीट, जिसको दफातर बोलते थे। उसके बाद सेक्रेटरीट को तोसी किया गया। जब तोसी किया गया तो मिंट को तोड़कर एक मिंट का हिस्सा भी ले लिया, तो मिंट में भी एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद हाशमी। अच्छा, तो ये 2 मसाजिदें सेक्रेटरीट में आ गई, और दोनों भी नोटिफाई गजेटेड वक्फ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, तो ये हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये वक्फ प्रॉपर्टी थी। और वक्फ प्रॉपर्टी को अगर छीने के लिए भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड से इसका परमिशन लेना पड़ता। दोनों मसाजिदों को ढा दिया गया, किसी को आने नहीं दिए। इमाम मौज़न को 4 दिन पहले से अंदर आने नहीं दिए, और वक्फ बोर्ड से कोई परमिशन नहीं लिए। वक्फ बोर्ड उस मसाजिदों का कस्टोडियन होता है। हाँ जी, वक्फ मसाजिदों का वक्फ बोर्ड कस्टोडियन होता है। आप मेरे को ये बोलिए कि उस मसाजिद के मुसल्ला, जानिमास, कुरान मजीद, तोगरे, जो कुछ भी वहाँ पे मसाजिद के चीज़ें थे, मीनारात जो भी थे, हमारे बाइज्जत चीज़ें जो भी थे मसाजिद के, वो किसको दिए? वो मलबे में चले गए। तो ये बहुत प्री प्लान और दिल को तकलीफ देने वाला डेमोलिशन था। और कि इसके बाद के चंद्रशेखर राव साहब एक ट्वीट भी करे, महमूद अली साहब बोले कि थोड़ा सा मलबा गिर गया। मलबा गिर के डैमेज होना अलग चीज़ है, और ज़मीन दोस्त करना अलग चीज़ है। मस्जिद तो वहीं पे बनना चाहिए जहाँ पे मस्जिद थी, एज पर शरीयत और गूगल मैप के हिसाब से। जहाँ पे जो मसाजिदें थे वो 2 मसाजिदें, 2 सेपरेट मसाजिदें अपने अपने मुकाम पे बनना चाहिए। तो ये केसीआर साहब प्री प्लान करें तो इसकी हम मजम्मत भी करें, और मिलियन मार्च भी करें हम, सिग्नेचर कैंपेन करें हम। अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख सिग्नेचर हमारे मौसूल हो गए, और मज़ीद हमारा फ्राइडे तक ख़त्म हो जाएगा सिग्नेचर कैंपेन।
जी हाँ। तो प्रोटेस्ट हम बराबर करेंगे उसके बारे में। तो पार्टी की तरफ से हो रहा है? ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से है। जी। तो ये एक चीज़ क्या है, सेक्रेटरीट के मसाजिद का मामला तो हुकूमत का एक मंशा था, तो उसके हिसाब से हुकूमत ने काम किया। तो ऐसे कई मसाजिद के मामले में ऐसे ही खबरें आते जा रहे हैं, जैसे कि आप चिदलगुड़ा का मामला बताएं। मैं आपको वाजे कर दूं चंद मसाजिदें और चंद आशुर खानों के बारे में। जी हाँ, वही चाह रहा हूँ मैं कि क्या तेलंगाना गवर्नमेंट में जब से ये गवर्नमेंट हुकूमत में आई, इन्होंने सबसे पहले मस्जिद एक खाना को शहीद किया, आशुर खाना हजरत अब्बास को शहीद किया अंबरपेट में जो वाक़या था। फिर उसके बाद खम्मम में एक मसाजिद थी फॉरेस्ट में, उस मसाजिद को ये शहीद करे। वहाँ दोनों जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर साहब तयखून दिए कि इमीडिएटली ये बनाए जाएंगे। आज 1.5 साल हो गया, एक खाना नहीं बनी। आज 1.5 साल हो गया, खम्मम की मस्जिद नहीं बनी। उसके बाद आप मस्जिद सियाहत सेक्रेटरीट की मस्जिद और मस्जिद हाशमी शहीद हुई। उसके बाद ट्वीट करें आप कि ये मसाजिदें ऐसा मलबा गिरने से हो गई, आप नहीं बना के दिए। नारायणपेट में आशुर खाना, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से आशुर खाना था। उस आशुर खाने को, खूबसूरत आशुर खाने को, 100-125 साल पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ दे के डेमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे भी तयखून दिए कि वो ऑफिसर्स पे एक्शन लेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दुर्गम चेरू, जो सनशाइन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, उस मस्जिद को भी केबल फ्लाईओवर की उसमें और वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं बायोमेट्रिक यूनिवर्सिटी के पीछे। वहाँ पे पूरा उसको डिस्टर्ब कर दिए, उस मस्जिद का रास्ता बंद कर दिए। आज उस मस्जिद को जाना है तो 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल होके जाना है। पहले तो उस मस्जिद को आदि शहीद कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, वहाँ के नौजवान गए, उसको मस्जिद को आबाद करे। वहाँ पे एक दरगाह भी है, वहाँ पे खबरों को भी मिसमार किया गया। वहाँ पे अब तक वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आते ख़त्म, क्योंकि ये हुकूमत के हाथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। दुर्गम चेरू के तालाब के पास, जिसको मोती का तालाब बोलते हैं, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत दरगाह है और मसाजिद है। उसके बिल्कुल सामने मलकम चेरू एक पार्क है, अच्छा, सनशाइन के बिल्कुल पीछे, हुसैन शाह वली के पीछे का हिस्सा। वहाँ पे कुतुब शाही मस्जिद है, जिसको मैं 2 साल पहले भी साफ सफाई करा के आबाद कर रहा था, जिसकी वक्फ बोर्ड की कमेटी है वहाँ की। उस मस्जिद की कमेटी के बाद भी हमको चंद अनासर वहाँ पे काम करने नहीं दिए। एमआरओ काम रुका दिए, हमको रेवेन्यू वाले काम रुका दिए, पुलिस आके काम रुका दी। फिर उस मस्जिद को आज 1 हफ्ता पहले उसकी पूरी बाउंड्री वगैरह सब तोड़ दिए, मस्जिद के अतराफ तक भी पूरा जेसीबी चला दिए। फिर मैं उसका काम रुकाया और आवाम के दरमियान में वो बात को वायरल करा, लेके आया। आज फिर वक्फ बोर्ड तयखून दी कि हम उसकी बाउंड्री कराएंगे और ये हफ्ते में उसमें मस्जिद में नमाज चालू करा देंगे। तो हम सिटी में रहते हुए कुछ नहीं कर सक रहे हैं, तो अजलाओं में, गाँव में, जंगलों में जो मसाजिदें हैं उसका क्या हाल हो रहा आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये हाईकोर्ट का भी एक बयान आया था हालात में कि वक्फ बोर्ड क्या इनके मामलों में जो कब्जे हो रहे हैं, इन मामलों में वक्फ बोर्ड क्या कर रही है। यहाँ तक भी कोर्ट के बातें यहाँ तक कह दिया कोर्ट की कि आप लोग उनसे मिले हुए हैं और क्यों नहीं क्रिमिनल केस, पुलिस केस क्यों नहीं फाइल होता है उन मामलों में। तो ये क्या वक्फ बोर्ड का बिल्कुल ही जो है इस पे केयरलेस एटीट्यूड या जो है वक्फ बोर्ड उसको यूं ही छोड़ देता है। वक्फ बोर्ड, मैं आपको फिर वाजे कर दे रहा हूँ, वक्फ बोर्ड अंडरटेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है। हुकूमत, जो हुकूमत चलती है उसकी पुलिस होती है। हाँ। जो हुकूमत चलती है तमाम डिपार्टमेंट उसी के इशारों पे चलते हैं। तो टीआरएस हुकूमत में आने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप गौर फरमाइए। टीआरएस हुकूमत सबसे पहले 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देते बोले, फर्स्ट पॉइंट दिए नहीं, अभी तक कुछ नहीं। 4 महीने में तमिलनाडु की शक्ल में देते बोले, नहीं हुआ, खुद की शक्ल में भी नहीं दिए। बहरहाल रिजर्वेशन के लिए बिल्कुल फेल हो गए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिए। असेंबली में एक मुशायरा चला था, उस मुशायरे में
लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही बोलूंगा उनको क्योंकि ऑपोजिशन में वही है, इस्लामिक लाइब्रेरी का डिमांड करे थे हाईटेक सिटी के पास 10 एकड़ पे। ये तो 3 एकड़ 2 एकड़ पे बोल रहे थे। सीएम साहब बोले कि 10 एकड़ पे मैं जबरदस्त इस्लामिक लाइब्रेरी बनाऊंगा जो इंडिया का एक नमूना रहेगा। आज तक वो इस्लामिक लाइब्रेरी हवा में है। ओल्ड सिटी में मेट्रो लाते बोले, कहीं भी नहीं है। मेट्रो तो दूर की बात, ओल्ड सिटी में मेट्रो का फाउंडेशन नहीं डला। बहादुरपुरे का ब्रिज इतना लेट बन रहा है कि बनता भी नहीं मालूम है लोगों को। कई लोग तो तस्वुर में इंतकाल फरमा गए उस ब्रिज के। सही है। तो ये ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट है। शमशाबाद में आप एक न्यू हज हाउस बनाते बोले थे। जी हाँ जी। आज तक वो हज हाउस हवा में है। उस्मानिया हॉस्पिटल का 2015 में आप दौरा करें जी। दौरा करके बोले इसको बहुत जबरदस्त रेनोवेट करूंगा और इसके अतराफ बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल बनाऊंगा जी। जो भी इसको एक्सपेंशन करना है करूंगा। आज आप उस्मानिया तोड़ने के चक्कर में हैं। परसों पानी आ गया तो पूरा जगह खाली करवाए। तो पानी भी आ गया ना हॉस्पिटल। परसों पानी आ गया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 5 दिन पानी पड़ा, क्यों नहीं आया पानी? जी। तो ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसा समझ में आ रहा है कि कई चीजें हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल का मामला है, रमंदिल का केवीआर पार्क है। केवीआर पार्क को मैं सबसे पहले आते ही आसिफ जाही पार्क बनाऊंगा। जी। कहाँ पे आसिफ जाही पार्क बना बताइए? जहांगीर पीरा दरगाह को 50 करोड़ रुपए लगा के उसको डेवलप करूंगा बोले, अभी तक डेवलप नहीं करे। माइनॉरिटी के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करूंगा बोले, लोन्स दूंगा बोले, कहाँ तक लोन्स हुए? लोग लाइन में, मैं अच्छा याद है मेरे को, लोग लाइनों में खड़ के फॉर्म्स फिलअप करके बिजनेस लोन, ये लोन वो लोन बोले, अभी तक नहीं मिले। महमूद अली साहब हजारों में ऑटोस देते बोले, अभी तक नहीं दिए। तो एक वादा, इतने में आपको वादे सुनाया, लिस्ट ऑफ एक, मेरे को जितने याद थे उतने सुनाया भाई। डबल बेडरूम है, काफी कुछ है, एजुकेशन लोन है, काफी चीजें हैं जो मैं आपको भी नहीं बताया। डबल बेडरूम के तो मेरे ख्याल से किसी को मिलेगी नहीं। तो तमाम चीजों में क्या हुआ बोलिए आप? अभी तक कोई वादा तो खैर कोई वादा नहीं हुआ जी। स्टेटमेंट बहुत अच्छा था जी। जब सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हुए तो हमारे जीएचएमसी के मेयर बंगलू राम मोहन साहब ये बोले कि ये हम मशवरा करके तोड़े। अच्छा, ये पेपर्स में है, आप देख सकते हैं, उनका स्टेटमेंट है। हम मुस्लिम लीडरशिप से ये मशवरा करके वो करे, उलमाए दीन से और मुस्लिम लीडरशिप से। आप वाजे करिए कौन सा मुस्लिम लीडर है जो आपको मस्जिद शरीयत के खिलाफ जाके तोड़ने के लिए बोला जी। आप हमारे कौन से उलमाए दीन है आपको बोले जी। ये आप वाजे करिए, आप कबूल करिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सही है जी। उनसे पूछा गया, ये हमारे चीफ मिनिस्टर का रवैया है जो मुसलमानों का वोट बैंक लेके गुमराह करके मुसलमानों को आकर आज उनकी हर चीज पे आप वो कर रहे हैं। आप इरम मंजिल ले लीजिए, आप इरम मंजिल का मामला है। हाँ, आप इरम मंजिल इतनी खूबसूरत है जिसकी कोई हद नहीं है जी। आप अपने हाई कोर्ट ले लीजिए, दुनिया का खूबसूरत है। आप ये तमाम चीजों को मिटा के एक लेटेस्ट बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। क्यों हैदराबाद में जगह नहीं है? हैदराबाद बॉम्बे हो गया, बहुत सारा जगह है। गंडीपेट क्यों सूख गया जी। सोचिए आप, हमारे आबो अजदाद के जमाने से नहीं सूखा। गंडीपेट के पूरे जहां से पानी आता था वो रास्ते बंद कर दिए गए। गंडीपेट के ऊपर भी नजर है, हिमायत सागर के ऊपर भी नजर है। ये हमारे तमाम निशानियों को मिटाना चाह रहे हैं और ये सेकुलरिज्म का एक झूठा चोला पहने हुए हैं। तो आप और एक चीज गौर करिए, तेलंगाना में गोलकुंडा किला जो भी देखने जाएगा उन्हें तेलुगु में पढ़ेगा और इंग्लिश में पढ़ेगा, उर्दू वहां से गायब है जी। रेलवे स्टेशनों पे से उर्दू गायब है जी। आप ओआरआर जा रहे हैं जी, ओआरआर पे से उर्दू गायब है जी। गवर्नमेंट इदारों पे से उर्दू गायब है, पुलिस स्टेशनों पे से उर्दू गायब है, किलोमीटर पे से उर्दू गायब है। आप सेकेंड लैंग्वेज उर्दू को दर्जा दिए जी। आप सेकेंड लैंग्वेज उर्दू का ये हाल कर दिए कि दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, उर्दू नहीं दिखाई देती कहीं भी। सही। तो जो चीफ मिनिस्टर अपने वादों पे नहीं उतर सकता जी। जो आवाम को एतमाद में लाके ये वादे नहीं पूरे करने वाला, वो धोखेबाज चीफ मिनिस्टर है जी। तो यहाँ पे एक चीज और क्या है, वक्फ बोर्ड क्योंकि गवर्नमेंट के तहत ही होती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती। मगर एक पर्टिकुलर केस में जो है बहुत ही डट के कोर्ट में का लड़ रही है दरगाह हुसैन शाह वली। तो दरगाह हुसैन शाह वली का मंशा वक्त क्या था, क्यों वक्फ बोर्ड जो है उस केस में या केस जीतने के इम्कान थे। अगर
केस इनके हक में आ गया वक्फ बोर्ड के, तो किसको फायदा होने वाला है? पहली चीज, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब बोले थे कि मैं दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन हासिल करूंगा, ये उनके अल्फाज थे। कितनी ज़मीन है वो? 1600 एकड़ कुछ चिल्लर आसपास ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है जी। और वो ज़मीन है हज़ारों करोड़ की जी। और वो ज़मीन दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के तहत है। और जहाँ तक मेरे को मालूम है उसका मंशा वक्फ, उसका ऑब्जेक्ट जो है, उस जो भी पैसे आएंगे तो वहाँ के जो मुतवली हजरात है, वो दरगाह के जो भी केयर टेकर्स है और वो जिम्मेदारान है, बहरहाल उनके लिए और उनके लोगों के लिए है। अच्छा। इसमें कोई आवाम के लिए नहीं है जी। या कोई इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है जी। या कोई प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है या कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं है जी। ये हुसैन शाह वली की दरगाह की ज़मीन के पैसे जो आएंगे हुसैन शाह वली दरगाह के लोग। और अभी तक वक्फ बोर्ड करोड़ों रुपए इस पे लगा चुकी है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि हर चीज़ का मंशा क्लियर करे ताकि लोगों में बेचैनी ना रहे और एक चीज़ को बता के गुमराह ना करे लोगों को। जी हाँ, सही है। अरे यहाँ से आना है, उप्पल में 400 एकड़ वक्फ ज़मीन है जी। उप्पल की कुतुबशाही मस्जिद के तहत। वो डे बाय डे इंक्रोच हो रही है उस पर। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट्स बन जा रहे हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट्स बन जा रहे हैं, बड़े बड़े जंक्शंस डल जा रहे हैं, बड़े बड़े बस स्टॉप्स बन जा रहे हैं, सब काम हो जा रहा, कुछ वक्फ बोर्ड को हासिल नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड को चाहिए अगर ऐसे प्रॉपर्टीज है तो जैसा नानो कंपनी टाटा की लॉन्च हुई थी, ऐसे बड़े इंडस्ट्रीज को पकड़ के लेके आके यहाँ पे स्टैब्लिश कराए ताकि करोड़ ऑफ रुपीस में, हम सिटी के अंदर ही है, यहाँ पे इतनी ज़मीन, यहाँ पे ये मिल गई, वहाँ पे वो फलां आला। वक्फ बोर्ड के आउटस्कर्ट्स में, आउट ऑफ सिटी कई बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ है जिस पे वर्कआउट कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, एक बड़ी एमएनसी भी बन सकती है। आज गच्ची बोली मैं समझता हूँ वक्फ जायदाद है, लेकिन हासिल हमारे को उसका 1 रुपया नहीं है। गच्ची बोली की बात है तो लैंग्वेज का भी मामला उसमें है। ये तमाम चीज़ें उसी में है। तो ये तमाम चीज़ों का हमको अगर अगर सीरियस होके, इसके लिए वक्फ बोर्ड नहीं, इसके लिए हर किसी को काम करना चाहिए, हर मुस्लिम जमात को, हर सेकुलर आदमी को इसके लिए वर्क करना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स गरीब, अमीर, मिडिल क्लास सबको होंगे। तो वक्फ बोर्ड एक काम ये कर सकता है कि कोई पार्टी की तरफ से आप लोग भी जॉइंट एक्शन कमेटी या कोई भी उन पर दबाव भी डाल सकते हैं वक्फ बोर्ड पे कि कितने जायदादें हैं, कौन सी जायदाद का क्या मंशा है वक्फ है, क्या ये लिस्ट बाहर नहीं दे सकता वक्फ बोर्ड? गज़ट काफ़ी लोगों के पास है, लिस्ट दे सकता, लेकिन कई जायदादें, मदीना बिल्डिंग है, मदीना बिल्डिंग का मंशा है वक्फ, मदीने शरीफ को पैसे जाना है। नबी खाना है, नबी खाने के 40 मलगियाँ हैं, नबी खाने के जो भी पैसे रहते वो दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए है। तो साबिक़ा में जो चेयरमैन थे खुसरो पाशा साहब, वहाँ पे आपाज और हैंडीकैप लोगों को वहाँ पे रख के दुरूद सलाम करके उनको एक वजीफ़ा चालू कर दिए थे एक मलगी में। तो ऐसे कई चीज़ें, एक ऐसा भी मंशा वक्फ है कि मेरी मज़ार पे सिर्फ उसके फूल चढ़ना है, उसका भी किराया काफ़ी बड़े लेवल में आता है। सुल्तान बाज़ार में कई प्रॉपर्टीज़ है, तो मंशा वक्फ पे ही काम कर सकते हैं और मंशा वक्फ पे वक्फ बोर्ड काम अभी नहीं कर रहा है। तो उस पर दबाव क्यों नहीं बढ़ा सकते कि पार्टी के मंशा वक्फ मालूम करना और मंशा वक्फ के हिसाब से हम उस चीज़ का डिमांड करना। जी, तो दबाव कैसा बढ़ा सकते हैं? दबाव नहीं है, अवेयरनेस आना चाहिए, दयानतदारी, ईमानदारी सब में होना चाहिए जी। और वक्फ बोर्ड में स्टाफ बढ़ाना चाहिए, नौजवानों को लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड के एक इंस्पेक्टर की तनख्वाह लाखों रुपए में है, 90 हज़ार 80 हज़ार रुपये है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमको बहुत एक समझदारी से और एक प्रोग्राम के तहत काम अगर करेंगे तो वक्त जायदादें कुछ बचा सकते हैं। काफ़ी लुट चुकी है। क्या कुछ काम आरटीआई की तरफ से हुआ क्या इंफॉर्मेशन जो है वक्फ बोर्ड से देने का कि कौन सी जायदाद कहाँ पे है, किसका मंशा क्या है? कौन सी जायदाद में आपको हर जगह मिल जाएंगी वक्फ की जायदाद, उसके मंशा वक्फ भी मिल जाएंगी, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जुडिशल पावर नहीं है, वक्फ बोर्ड खुद नहीं जा सकती। जिलाल गुड़े का वक्फ बोर्ड को चाहिए, 1 साल हो गया वहाँ के लोकल लोग अपने खुद के जेब के पैसों से खर्चा करके उस मस्जिद को और क़ब्रिस्तान को सेव करे और वो जेसीपीओ से वो मस्जिद को फिर ढाया गया। अब वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अरे ये कब हुआ, ये ड्यूटी इंस्पेक्टर की होती है और एक इंस्पेक्टर पूरे रंगारेड्डी के लिए आप एक इंस्पेक्टर दे रहे हैं ना, रोज गाड़ी भी लेके फिरा तो पूरे प्रॉपर्टीज नहीं फिर सकता। सही है। तो वक्फ बोर्ड के पास एक सेल होना चाहिए, एक टास्क फोर्स होना चाहिए और एक अच्छी टीम होना चाहिए
जुडिशियल पावर अगर वक्फ बोर्ड के पास रहा तो वक्फ प्रॉपर्टी सेफ हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम डिमांड करेंगे जुडिशियल पावर के लिए। और के चंद्रशेखर राव साहब, टीआरएस गवर्नमेंट जो जो चीज़ हमारे को दी, वादे करी, अब तक एक भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं करा। हम इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपके साथ माइनॉरिटी लोन के ऊपर किसको क्या मिला और अभी तक कितने लोन वापस चले गए, इससे अवाम का क्या फ़ायदा हुआ, जिससे गरीब अवाम का फ़ायदा होता है, मैं उस पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करूँगा। విన్నారు కదా ఉస్మాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ గారు, కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ. రాష్ట్రంలో ఉన్న వక్ఫ్ వాటి పరిస్థితి ఎలా, ఆస్తులు వక్ఫ్ ఆస్తులు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయి, ఎలా మస్జిదులు ధ్వంసం చేయబడుతున్నాయి, ఎలా ఇచ్చిన వాగ్దానాలని ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వాగ్దానాలు కేవలం గాలి మూటలుగా వదిలేస్తుంది. ఈ వివరాలన్నీ చెప్పారు. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ తరఫు నుంచి, జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫు నుంచి వాళ్ళు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వంపై ఈ వాగ్దానాలు పూర్తి చేసేలా ఒత్తిడి తీసుకొస్తామన్నారు. చాలా సంతోషం అండి ఉస్మాన్ ఖాన్ గారు. ఇది ఈరోజు ముఖాముఖి కార్యక్రమం. మళ్ళీ ఇంకో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. అల్లాహ్ హాఫీజ్.